क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों से सबक सीखते हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके प्रति दयालु रहते हैं और आपकी आलोचना करने की कभी हिम्मत भी नहीं करते? क्या आप उन लोगों से सबक नहीं सीखते जो आपको अस्वीकार करते हैं, आपका विरोध करते हैं और एक के बाद एक आपकी आलोचना करते हैं? यदि ऐसा है तो आप और कुछ कहला सकते हैं, समझदार तो कभी नहीं कहलाएंगे। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 22 में आज आपको याद दिलाना है कि आपने अपने जीवन में कितनी मूर्खताएं की हैं। आज की बात शुरू करते हैं H.P. हॉवेल के अनुभव से। H.P. हॉवेल जो कमर्शियल नेशनल बैंक और ट्रस्ट कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे और कई बड़े कॉरपोरेशंस के डायरेक्टर भी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा नाम मात्र की थी। शुरुआत में वे एक देहाती स्टोर में क्लर्क थे, पर बाद में वे US स्टील में क्रेडिट मैनेजर बने और फिर वे एक एक करके पद और शक्ति की राह पर चल पड़े। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वर्षों से मैं एक डायरी रखता हूँ जिसमें मेरे दिन भर के अपॉइंटमेंट लिखे रहते हैं। मेरा परिवार शनिवार की रात को मेरे लिए कोई योजना नहीं बनाता क्योंकि सबको पता है कि मैं शनिवार की शाम को आत्म परीक्षण करता हूँ और सप्ताह भर के अपने कामों का विश्लेषण करता हूँ। शनिवार की रात मैं अपनी अपॉइंटमेंट डायरी खोलता हूँ और सोमवार की सुबह से हुए हर इंटरव्यू, हर चर्चा, हर मीटिंग पर विचार करता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने उस वक्त कौन सी गलतियाँ की थी, कौन सा अच्छा काम किया था, किस तरह अपने किए गए प्रदर्शन को और बेहतर बना सकता हूँ और इस अनुभव से क्या सबक सीख सकता हूँ। कई बार यह साप्ताहिक कार्यक्रम मुझे बहुत दुखी कर देता था। कई बार मैं अपनी गलतियों पर हैरान हो जाता था। कई सालों तक इस तरह विश्लेषण करने की वजह से गलतियां धीरे धीरे कम होती गईं और यह सालों से चल रहा आत्मविश्लेषण का सिस्टम मेरे लिए किसी भी दूसरी और शिक्षा से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। शायद H.P. हॉवेल ने यह विचार बेन फ्रैंकलिन से लिया हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि H.P. हॉवेल हर शनिवार को ये एनालिसिस करते थे, जबकि फ्रैंकलिन शनिवार की रात का इंतज़ार नहीं करते थे। वे हर रात खुद का कठोर विश्लेषण करते थे और इस विश्लेषण से उन्होंने पाया कि उनमें 13 गंभीर कमियां हैं, जैसे समय बर्बाद करना, छोटी छोटी बातों पर फालतू सोचना, लोगों से बहस करना, बेवजह उनका विरोध करना। और वे ये समझ गए कि मैं तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाऊंगा जब तक कि मैं अपनी इन कमियों को सुधार नहीं लेता। और उन्होंने नियम बनाया। वे हर सप्ताह एक कमी से संघर्ष करते थे और हर दिन का रिकॉर्ड रखते थे। जब एक सप्ताह में वो एक कमी पर काम कर चुके होते, उसे सुधार चुके होते, अगले सप्ताह वे अपनी दूसरी कमी को लेते थे और उस पर काम करने लगते थे। और फ्रैंकलिन बताते हैं कि उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक हर सप्ताह इस तरह अपनी गलतियों से युद्ध करना जारी रखा। नासमझ आदमी आलोचना पर भड़क उठता है, किंतु समझदार आदमी उन लोगों से सीखने के लिए उत्सुक होता है जो उसकी आलोचना या निंदा करते हैं, उसके साथ किसी मुद्दे पर विवाद करते हैं। या फिर ये किया जाए कि इस बात का इंतज़ार करने के बजाय कि हमारे दुश्मन हमारी आलोचना करें, हमें उन्हें इस काम में हरा देना चाहिए। कैसे? हमें अपना सबसे कठोर आलोचक खुद ही बन जाना चाहिए। हमें अपनी सारी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए और उन्हें सुधारने में लग जाना चाहिए। यही चार्ल्स डार्विन ने किया।
उन्होंने खुद की आलोचना करने में 15 साल लगाए। जब उन्होंने अपनी अमर पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की पांडुलिपि तैयार की तो उन्होंने महसूस किया उनकी क्रांतिकारी अवधारणा का प्रकाशन बौद्धिक और धार्मिक जगत को हिलाकर रख देगा। इसलिए वे खुद अपने आलोचक बन गए और उन्होंने 15 साल लगाए अपने आंकड़ों की जांच करने में, अपने तर्कों को चुनौती देने में और अपने निष्कर्षों की आलोचना करने में। लॉ रोचफूको ने कहा था कि हमारे बारे में हमारे दुश्मनों के विचार हमसे ज़्यादा सही होते हैं। साथियों, ये कथन कई बार सच हो सकता है। यदि कोई आपकी आलोचना करना शुरू करता है और यदि आप खुद पर नज़र नहीं रखते हैं तो आप तत्काल रक्षात्मक मुद्रा में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि आपको ज़रा सा भी पता चले कि आपका आलोचक क्या कहने जा रहा है, हम उससे चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं और यदि कोई प्रशंसा करता है तो उसे गले लगाते हैं। चाहे आलोचना या प्रशंसा कितनी ही उचित या अनुचित क्यों ना हो, हम तार्किक प्राणी नहीं रहते, हम भावनात्मक हो जाते हैं। यदि आप सुनते हैं कि किसी ने आपके बारे में बुरा बोला है तो खुद का बचाव करने की कोशिश न करें। यह काम मूर्ख करता है। क्यों ना आप मौलिक बने, विनम्र बने, प्रतिभाशाली भी और अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि अपने आलोचक को चकरा दें। पेप्सोडेंट कंपनी के पूर्व प्रेसिडेंट चार्ल्स लकमैन ने बॉब होप को रेडियो पर प्रस्तुत करने के लिए $10 लाख प्रतिवर्ष खर्च किए, पर वे कार्यक्रम की प्रशंसा भरे पत्रों को नहीं देखते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि आलोचनात्मक पत्रों को पढ़ा जाए जिनसे कुछ सीखा जाने की गुंजाइश बनती थी। फोर्ड कंपनी अपने मैनेजमेंट और कार्यप्रणाली की गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए इतनी उत्साही थी कि इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की वोटिंग करवाई और उन्हें कंपनी की आलोचना करने के लिए आमंत्रित किया। डेल इस अध्याय में एक सेल्समैन के बारे में लिखते हैं जो खुद लोगों से आलोचना का आग्रह करता था। जब उसने कोलगेट के लिए साबुन बेचना शुरू किया तो ऑर्डर धीमे आ रहे थे। उसे नौकरी छूटने की चिंता सताने लगी। वो जानता था कि साबुन या कीमत में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि शायद गड़बड़ी मुझ में है। जब वो साबुन बेचने में असफल हो जाता तो वो अक्सर उस बिल्डिंग के चक्कर लगाता और यह सोचता कि गलती कहाँ हुई थी। क्या वो ठीक से समझ नहीं पाया? क्या उसके उत्साह में कमी थी? वो दोबारा उस व्यापारी के पास जाता और कहता, मैं इस बार आपको साबुन बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी सलाह और आलोचना सुनने के लिए वापस आया हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे, जब मैंने आपको साबुन बेचने की कोशिश की थी तो मुझसे क्या गलती हुई थी? क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी और सफल व्यक्ति हैं, कृपया मेरे दोष बताइए, खुलकर बोलिए। मैं सुनना चाहता हूँ और बोलने में बिल्कुल भी नरमी मत बरतिए। इस नज़रिए के कारण उसे बहुत सारे दोस्त भी मिले और बहुत सारी अनमोल सलाह भी। आपको क्या लगता है उसके साथ क्या हुआ होगा? तो जानिए कि उसके साथ क्या हुआ। वो कोलगेट पॉमोलिव पीच सोप कंपनी का प्रेसिडेंट बना, जो दुनिया के सबसे बड़े साबुन निर्माताओं में से एक है, और उसका नाम था E.H. लिटिल। तो जो H.P. हॉवेल ने किया, जो फ्रैंकलिन ने किया, जो E.H. लिटिल ने किया, वो करने के लिए थोड़ा सा बड़ा सोचने की ज़रूरत होती है। अपनी आलोचना के लिए अपने आप को खुला रखने की ज़रूरत होती है, और जब कोई नहीं देख रहा हो, अपने आप को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है, खुद से पूछने की ज़रूरत होती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। आलोचना के बारे में चिंता से खुद को बचाने का अगला नियम ये है
कि हम अपनी मूर्खताओं का रिकॉर्ड रखें और खुद अपनी आलोचना करें। हम कभी आदर्श होने की आशा नहीं कर सकते, इसलिए हम वही करें जो हॉवेल, फ्रैंकलिन और लिटिल ने किया। निष्पक्ष, सहायक, रचनात्मक आलोचना का आग्रह करें। तो साथियों, तैयार हो जाइए अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेने के लिए और अपने आप को रोज सुधारते हुए एक काबिल और अच्छा इंसान बना लेने के लिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।